गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। चैप्टर हमारा वही है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में जैसे न्यूमेरिकल होंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, व्हाट इज मोल, मोल फ्रैक्शन, ये सारा हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। जिसको नहीं समझ में आया वो इसके ठीक पहले का वीडियो देख सकता है। ठीक है, मेरे पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। और हो सकता है किसी को डाउट हो तो ये क्लास 12th का है। ओके, क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर की सॉल्युबिलिटी हेडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको पहले की चीजें पता होंगी जो पिछली क्लास की थी, ताकि अभी हम लोग अगर आगे क्वेश्चन करें तो आप लोग उसे समझ सकें। अब सॉल्युबिलिटी जैसे कि हेडिंग है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी जैसे टर्म से भी आप सोचिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी बोलते वक्त आपके दिमाग में एक सॉल्युबल चीज आना चाहिए। सॉल्युबल, सॉल्युबल मींस मिक्सिंग, यानी कि अगर किसी भी चीज की मिक्सिंग के ऊपर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी। मिक्सिंग लाइक आप सोचो कि आपने वाटर में शुगर को मिलाया तो उसका मिलना ही हुआ ना। वाटर कैसा सॉल्वेंट, ठीक है, और शुगर वो सॉल्यूट है, सॉलिड है, आपने मिक्स किया तो यहाँ पे एक सॉल्युबिलिटी हुई ना कि एक शुगर जो है वो वाटर में मिक्स हो रहा है। ठीक है, अब वो वाटर में मिक्स हो रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी यही होता है। सॉल्युबिलिटी मतलब है जो आपके एनसीईआरटी में है, क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लोग बुक भी नहीं पढ़ते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी में जो चीज लिखा हुआ है। एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई नहीं है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ये है, कोई भी सब्सटेंस लाइक आपका शुगर, एक ग्लास में कितना शुगर मिक्स होगा उसका एक वैल्यू होगा। लाइक आप ग्लास लेते हो, एक ग्लास ऑफ वाटर, नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आप 1 चम्मच शुगर डाल के मिक्स किए, मिक्स होगा। 2 चम्मच डाले मिक्स होगा, 3 चम्मच डाले मिक्स होगा। हो सकता है कि जब आप 10वां चम्मच डालो उसमें शुगर तो वो मिक्स ही ना हो, एक टाइम बाद आप देखोगे वो मिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जो वाटर की सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्वेंट था उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो चुकी है, वो मिक्स हो चुका है। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब अब उसमें शुगर मिक्स होगा ही नहीं। बट आपको पता होगा कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम लोग सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो ऑब्वियसली मैं घर में हूँ, कुकर की आवाज है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हाँ कुकर भी केमिकल रिएक्शन है, बट या ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि अब उसमें शुगर मिक्स हो रहा है, वाटर में मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है। एक टाइम बाद वो मिक्स नहीं होगा, पर जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सोचिए कि आप ऐसे पानी मिला रहे मिला बट आप टेम्परेचर रेस कर दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कीजिए, तो टेम्परेचर बढ़ते ही क्या होगा कि इस वाटर में चीनी और सॉल्युबल होने लगेगा, आप और मिला सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे, देखे क्या होंगे, फील किए होंगे, सब कुछ जानते हो, सीरा बनता है जैसे जिसमें मिठाइयाँ डुबोई जाती हैं। ठीक है, गुलाब जामुन एक्सेट्रा डुबोई जाती हैं, तो उसमें सॉल्युबिलिटी क्या है, उसमें वाटर के अंदर पानी को डाल के बहुत देर तक चाशनी बनाई गई है। बट अगर आप उसमें और चीनी डालो और डालो तो क्या जरूरी एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी उसमें जाएगा और एकदम मिक्स नहीं होगा, आप टेम्परेचर बढ़ा दो तब भी। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, कि अब सैचुरेशन आ गया, अब मिक्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में जो एनसीईआरटी का पहला लाइन है वो मैं बता दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसलिए बोलना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बोलूं कि एक गिलास पानी में ये 200 ग्राम चीनी मिलेगा, शुगर मिलेगा, तो एक सॉल्वेंट में हमने स्पेसिफाइड किया है ना। आप बोलो 200 ग्राम मिला, फिर आपने बोल दिया कि 1 टंकी पानी, तो भाई उसमें 2 किलो से ज्यादा मिल जाएगा। तो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सब चीजें। अब क्या इसमें देखो, जो उसके बाद मैंने आपको नई चीज बताई कि आप जैसे आप पानी को हीट करने लगोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, इस पे भी बहुत डिपेंड करेगा। क्योंकि आपने वाटर का, अब सोचो कुछ नेचर होगा, अभी पोलर नॉन पोलर ये सारी चीजें होती हैं, बट अभी आप सोचो कि वाटर है, उसमें हमने शुगर लिया, वो मिल गया। ठीक है, एक लिक्विड सॉल्वेंट था, एक सॉलिड था, बस हम बोल रहे हैं आप उसकी जगह ऑयल ले लो, नॉर्मल सा अपना ऑयल ले लो, वो भी लिक्विड है, और उसके अंदर यानी ऑयल मतलब फैटी एसिड्स ले लो कोई,
आप अपने ले लो रिफाइंड ऑयल ले लो, उसमें आप शुगर को मिलाओ और मिक्स कर, देखो नहीं मिलेगा। तो इसी चीज को कहते हैं नेचर, कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या लिखा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें, अब इसमें क्या होगा देखो, अब जब हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं और हमने बता दिया कि सॉल्युबिलिटी है ये, इसमें पॉइंट वाइज लिखे थे। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये बात कर लिए, अब नेक्स्ट क्या है, इनके टाइप्स, सॉल्युबिलिटी के टाइप्स होंगे ना। टाइप्स में आप सोचो क्या होगा सॉल्युबिलिटी में, इसमें यहाँ पे एक और नेक्स्ट में एक और पॉइंट लिख देते हैं कि डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्या बात आ जाएगा, टाइप्स। टाइप्स कैसे आएगा ये सोचिए। अब सॉल्युबिलिटी टाइप्स की अगर बात करें तो सॉलिड सॉलिड भी डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व होता है मतलब मिक्स होते हैं। सॉलिड लिक्विड भी होते हैं, लिक्विड गैस भी होता है। पर सॉल्यूशन चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे लिक्विड में, मतलब सॉल्वेंट हमारा मान लीजिए लिक्विड ही रहेगा, उसके अंदर हम देखेंगे गैस का डिसॉल्व कितना होगा, लिक्विड कितना डिसॉल्व होगा, सॉलिड कितना डिसॉल्व होगा। तो सॉल्वेंट हर केस में हमारा लिक्विड होगा, बट सॉल्यूट हमारा चेंज हो रहा होगा, कभी गैस होगा कभी सॉलिड होगा कभी। इन सबकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि किसी भी लिक्विड के अंदर गैसेस कैसे मिलते हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है किसी का विजन ना हो और वो सोच रहा हो कि लिक्विड के अंदर गैसेस का कैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर गैसेस कैसे मिलेंगे, तो आप ऐसे सोचो जो सी होता है, ठीक है, समुद्र है इतना बड़ा सा, या फिर गंगा रिवर है, सारा चीजें, तो सारी चीजों में वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैसेस होते हैं जिसकी वजह से जितने भी उसके एक्वाटिक एनिमल्स हैं सब सरवाइव करते हैं, जीते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर भी ऑक्सीजन डिसॉल्व है ना, ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन वहां पे बॉन्ड बना के वाटर के फॉर्म में चला गया है। और ढेर सारे आप एड्स भी देखते होंगे, क्या बोलते हैं, मोर ऑक्सीजनेटेड वाटर। अब नया ऑक्सी करके वो वाटर निकाल दिया जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है, तो उन्होंने क्या किया, लिक्विड के अंदर गैस को मिक्स किया। गैस क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो गैसेस भी सॉलिड के अंदर होते हैं, और पिछले क्लास में भी मैंने इसमें बताया है एग्जाम्पल ढेर सारा कि किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर वो तीनों चीजें कैसे कैसे हो सकती हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे हम ये बात कर लिए और टाइप्स पे आ गए, तो टाइप्स पे सबसे पहला टाइप्स क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ, जो सबसे ज्यादा लोगों को लगता है, ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम अभी बात कर रहे थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इन अ लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब इसको रब कर देते हैं, इसमें ही आप एनसीईआरटी से चलते रहेंगे, और एनसीईआरटी को मैं लाइन बाय लाइन या इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग एनसीईआरटी से भी पढ़ सकें और आपको समझ में आए कि हाँ क्लास में क्या चला था। ऐसा ना हो कि मैं कोई एक्स्ट्रा कोई बुक का यूज कर लूं फिर आप पढ़ो तो आपको लगे कि ये चीज तो कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहला जो ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो इसमें एक चीज इन्होंने दिया हुआ है जो सबसे पहला एग्जांपल समझने लायक है कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। हर सॉलिड किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं कि आप फैटी एसिड्स लें जिसके अंदर आप सॉलिड ऑयल को मिलाएं, ऑयल में शुगर को मिलाएं, तो वो मिक्स नहीं होता ना। पहली लाइन ये लिखी कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड व्हाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडली इन वाटर। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक एंड शुगर, आपको पता चीनी, डिसॉल्व रेडली इन वाटर, तुरंत वाटर में मिक्स हो जाते हैं। पर नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट। नेप्थलीन किसी को नहीं पता होगा, नेप्थलीन मतलब दो बेंजीन जब जुड़ जाते हैं, एंथ्रासीन जब तीन बेंजीन जुड़ जाते हैं, नेप्थलीन ऐसा होता है, ठीक है। एंथ्रासीन में एक और, ये जो भी है नेप्थलीन, आप नेप्थलीन अगर आपको लग रहा होगा कि आप देखे हो नहीं देखे हो, तो नेप्थलीन के बॉल्स आते हैं। नेप्थलीन बॉल्स जो यूज होता है कि आप कपड़ों के बीच में रखते हो कि इसमें कुछ स्मेल ना आए या फिर बाकी चीजों के लिए, ठीक है। तो नेप्थलीन और एंथ्रासीन डज नॉट डिसॉल्व। ऑन द अदर हैंड अभी देखिए शुगर और सॉल्ट दोनों वाटर के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स होता है, पर नेप्थलीन और एंथ्रासीन वाटर में मिक्स नहीं होता। वाइल ऑन द अदर हैंड नेप्थलीन और एंथ्रासीन डिसॉल्व रेडली इन पोलर बेंजीन।
अब बेंजीन जैसे ही आया तो उसके अंदर नेफ्थलीन और एंथ्रासीन तुरंत मिक्स हो जाते हैं, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। बेंजीन आपको पता है, बेंजीन भी एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो बेंजीन के अंदर अगर शुगर को डालोगे या सॉल्ट को डालोगे NaCl तो डिसॉल्व नहीं होगा, बट बेंजीन के अलावा वाटर में जब हम डालते हैं शुगर और सॉल्ट को तो वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसे यह ऑब्जर्व किया गया कि लाइक डिसॉल्व लाइक, एक लॉ की तरह आप याद करो, लाइक डिसॉल्व लाइक, और इसको लाइक डिसॉल्व लाइक को कॉमन सेंस से समझ जाए तो दुनिया में यही होता है, यही नेचर ही है। आप एकदम पढ़ाई लिखाई करने वाले नहीं रहोगे तो आपके सराउंडिंग भी वैसे ही बनती है जिसमें कोई नहीं होता है। आप बहुत पढ़ने वाले रहोगे तो आपके दोस्त भी वैसे ही बनेंगे। तो लाइक चीजें लाइक में ही डिसॉल्व होती है, यही बता रहा है। अब ये है नेफ्थलीन, सॉरी बेंजीन, तो इसके अंदर नेफ्थलीन और एंथ्रासीन वो दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये सारा क्या है, अब ये क्या है, ये पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है, समझ सकता हूं। पोलर और नॉन पोलर हम चेक करते हैं डायपोल मोमेंट से, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। जैसे आपको दिखाते हैं एक दो का, ये है वाटर, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे हुए हैं, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर खींचे हुए हैं। तो इस ऑक्सीजन पे दो साइड से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, यानी नेट रिजल्टेंट इस ऑक्सीजन का आएगा ना, यहां पे इसके लोन पेयर है, नेट रिजल्टेंट इस ऑक्सीजन को कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा ना, डायपोल का, ये डायपोल का हो गया, कोई ना कोई डायरेक्शन है। बट अगर हम इसका देखें बेंजीन का, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ नहीं है, तो कोई यहां पे नहीं आएगा, इन दोनों में कुछ नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, सब आइडियल है, सब sp2 हाइब्रिडाइज है, सब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इसमें कोई डायपोल नहीं है, इसमें कोई एंगल नहीं आएगा, बट इसमें आएगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा पोलर सॉल्वेंट हुआ, किसका एक पोल है, एक डायरेक्शन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारा पोलर सॉल्वेंट है वाटर। बट बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमारा एंथ्रासीन जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व हो रहा है, वाइल H2O इस पोलर सॉल्वेंट जिसके अंदर हम शुगर लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम NaCl लेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो NaCl जो कि एक पोलर चीज है, सॉल्यूट है, तो पोलर डिसॉल्व हो रहे हैं, नॉन पोलर डिसॉल्व हो रहे हैं। तो इसी चीज को एनसीईआरटी ने लिखा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। तो पोलर चीजों में पोलर चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर हो जाती हैं, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको मैं नहीं रब करूंगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। अब जो उन्होंने नेक्स्ट पैरा में लिखा है कि व्हेन अ solute is added to the solvent, when a solid solute is added to the solvent, कोई भी solid solute NaCl ले लो आप, is added to the solvent, ठीक है। some solute dissolve and its concentration increases in solution, जितने भी हैं, आपने अगर शुगर लिया इन वाटर, आपने उसको मिक्स किया तो शुगर जितना भी पानी में जाएगा, तो ऐसा थोड़ी कि 100% होगा, तो क्या होगा, some solute dissolve, कुछ solute हो सकता है डिसॉल्व कर जाए, and its concentration increases in solution, यानी कि concentration किसका, शुगर का। पहले वाटर में शुगर नहीं था, आपने शुगर डाल के मिक्स किया, तो शुगर का कंसंट्रेशन इन वाटर बढ़ा ना। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हर केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या है, सेम है, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया, फॉर्मूले से देख लो, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो सॉल्यूट का क्या हुआ, मोल इंक्रीज कर गया, क्योंकि पहले सॉल्यूट में शुगर नहीं था, अभी शुगर आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना, तो मोलैरिटी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्विंग या फिर डिसोल्यूशन, कि सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स in solution collide with the solute particles produce a get separated out of the solution, okay। तो नेक्स्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्स होने जाते हैं, तो वो अपने दूसरे वाले सॉलिड पार्टिकल से टकरा जाते हैं और वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है।
ऐसा कई बार होता है, जैसे आप कई बार जबरदस्ती नहीं मिला सकते, एक टाइम बाद क्यों मिलना बंद हो गया, क्योंकि इतने पार्टिकल्स हो गए, कोई पोर्स नहीं है, पोर्स मतलब खाली जगह, कोई वॉइड नहीं है, कोई पोर्स नहीं है, और वो अपने में कोलाइड करके निकलते जा रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन आप समझो कि शुगर लेके वाटर में मिक्स कर रहे, एक टाइम बाद मिक्स नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होगा, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपस में लड़ रहे होंगे, तो आपको सॉलिड पार्टिकल्स दिखेंगे। जैसे चौक को ले लो आप और उसको वाटर में लेके चौक को मिक्स करो, तो आपको क्या दिखेगा कि चौक घूम रहा है, सरफेस पे पूरे घूम रहे हैं, तो वो कोलाइड भी कर रहे होंगे, और वो मिक्स नहीं हो रहे, कोलाइड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, कि क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो गए। A stage is reached when two processes occur at the same rate. Under the condition, number of solid particles going into the solution will be equal to the solid particles separating out. Dynamic equilibrium is reached. Okay. ये कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब आप जितना सॉलिड पार्टिकल्स डालते हो, जैसे ग्लास में आपने शुगर लिया और डाला और मिक्स करा, उतने ही शुगर बाहर भी आ गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया, कि अब सॉलिड इसके अंदर जाएगा नहीं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी। वो आगे ये बताएंगे कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर आप कांस्टेंट रख दो उसी जगह, कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना प्रेशर बढ़ेगा, तो उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और बड़ा ये एक ऐसा चीज बताएं एनसीईआरटी में, जो मैं लिख देता हूं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बता रहे हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, सबको पता है, पर ये एक अपना जो अपना कंडीशन आ रहा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम उसका, कि जब आप सॉल्यूट ऐड करो इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बने, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है कि सॉल्यूशन से ऑलरेडी आपका सॉल्यूट भी बनना स्टार्ट हो जाए, पीछे आना स्टार्ट हो जाए दोनों साइड, ऐसे ही को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम ये रीच कर चुका है, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी समझ गए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैं बता रहा हूं, मैंने क्या क्या बता दिया आपको, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर इसके आगे देखें तो ये बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर बात करें, और कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे चलते हैं, एग्जांपल थोड़ा सा आगे मिल जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और हमारे 2-3 साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, हेनरी जी, तो उस पर भी बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या बोला गया था, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन ए लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। जो भी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड है किसी भी सॉल्यूशन में, बहुत अच्छी तरीके से उस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल्स के हिसाब से है, ठीक है, मस्ट बी फॉलो ली चैटलियर प्रिंसिपल। स्पेलिंग काफी अजीब सी होती है इनकी, किसी का नाम नहीं खराब करना चाहिए, इसीलिए नाम लिखते हुए प्लीज गलत ना लिखें, ठीक है। इनके हिसाब से इन जनरल इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि आप शुगर मिलाते मिलाते वाटर में जा चुके हो, नियरली सैचुरेटेड है, अब नहीं मिल रहा है, ठीक है, नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, द सॉल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच, एंडोथर्मिक मतलब आपको पता होगा, एक्सोथर्मिक मतलब पता होगा। एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट रिलीज करता है, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हम देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, इन जनरल इफ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है यानी कि डेल्टा एच एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी कि डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 हो, डेल्टा एच क्या, एंथैल्पी, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, एंड इफ इट्स एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच अगर लेस देन 0 हो, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। वो आपको मैं तो बोलूंगा ली चैटलियर प्रिंसिपल के अलावा आप अपने से इस चीज को सोचे और वो ज्यादा बेहतर होता है। अभी मैं इसको बोलूं कि हाँ एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच ज्यादा है, तो फिर वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने लगेगा, नहीं, आप इसको कॉमन सेंस से सोचो कि बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि सॉलिड पार्टिकल का जब मिक्स कर रहे हैं हम, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ चीजें मिलेंगी, अगर वो एंडोथर्मिक हुई, एंडोथर्मिक मतलब आप सोचो शुगर और वाटर को मिक्स कर रहे हो, तो क्या उनको मिक्स करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी निकलती है,
अब इसको समझते हैं क्योंकि कई लोग नहीं समझोगे। देखो वाटर के अंदर आपने चीनी गिरा दिया, ठीक है, और कभी मेरा 90% एग्जांपल ऑफ वाटर और शुगर का ही होता है। शुगर गिरा दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं वो अपने आप मिल जाता है, सॉल्ट की तरह नहीं है। आप क्या करते हो, हाथ से ऐसे मिक्स करते हो। आपने एक मैकेनिकल एनर्जी दिया उसको। एनर्जी देना जरूरी नहीं होता कि हमसे हीट की फॉर्म में हो, टेम्परेचर एनर्जी होता है। आपने एक मैकेनिकल एनर्जी लगाया उसमें, मैकेनिकल एनर्जी के कारण आपने कोलिजन बढ़ाया, हीट बढ़ाया, जिसके कारण एनर्जी आपने प्रोवाइड की, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसे आप याद रखिएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस कि आपको एनर्जी देनी पड़ी, और जैसे ही आपने एनर्जी दिया क्या हुआ, सॉल्यूशन बढ़ गया, बन गया ज्यादा। अब जब आप खुद एनर्जी दे रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या होता, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा था। अब इसकी जगह पे हीट बढ़ा दिया, टेम्परेचर, वो क्या करेगा, एनर्जी देगा। अब एनर्जी देते क्या होगा, फिर से सॉल्यूशन बढ़ेगा। तो जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक जिसमें आप एनर्जी दे रहे हो, उसका सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, समझ गए होगे, ठीक है। अब कुछ एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जनरली लोगों को याद नहीं आता, पर मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं जो सबको याद होगा। सबके घर में अपने लाइफ में कभी न कभी सबने चूना होते हुए देखा होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको पानी में हम डालते हैं तो बहुत तेज हीट करने लगता है, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज, पूरा पानी खौल जाता है, इतना टेम्परेचर होता है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 निकलना शुरू होता है और कैल्शियम बनना स्टार्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। आप सोचो आप नॉर्मल पानी में डालते हो तो उतना टाइम लगता है मिक्स होने में, अब आप उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिए, जिसमें टेम्परेचर खुद ही बढ़ रहा है उसमें आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो ली चैटल प्रिंसिपल के हिसाब से, वो है वो नेचर के हिसाब से, बट इन्होंने बताया इनके हिसाब से, अब वो टेम्परेचर बढ़ाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ा है, एक्सोथर्मिक। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अगर अभी भी ये और ज्यादा रिएक्ट करेगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो प्रॉब्लम हो जाएगी कि खुद टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है और आपने भी बढ़ा दिया, तो वो क्या करेगा, पीछे आना शुरू करेगा, पीछे का रास्ता अपनाएगा कि भाई पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो, ताकि हीट हमें लगाना पड़े। मतलब उल्टा होना शुरू हो जाएगा। जो चौक है, अरे सॉरी, जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना को आपने डाला, अगर आप उसको एकदम गर्म पानी में डाल दो तो वो मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मिलते ही हीट रिलीज होगा, और आप हीट खुद ही दे रहे हो तो नहीं होगा। पर इस एग्जांपल से हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को फील नहीं हुआ होगा, तो कुछ अच्छा एग्जांपल सोचते हैं। मान लो जैसे कि इस एग्जांपल को समझाने के लिए बता रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल को समझाने के लिए, कि एक कमरे में, इसी कमरे में मान लो अगर 100 लोग इस कमरे में बैठ जाएं, ठीक है, तो जो बाहर से एक इंसान आना चाह रहा हो वो अंदर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों, इतनी भीड़ देख के। वो काइंड ऑफ ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, कि नहीं, ये एग्जांपल काफी वाहियात है, इस एग्जांपल को यहीं पे छोड़ देते हैं, और बोर्ड के लिए ये भी घूम चुका था, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक आप समझ गए प्रोसेस, एंडोथर्मिक जिसमें आपको हीट देना पड़ता है, वो प्रोसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। उसका रिवर्स ही अब याद कर लेना, चुनने वाला अगर समझ पाए तो ठीक है, और हमको बाद में याद आया कोई अच्छा एग्जांपल तो हम इस पे दे देंगे। ओके, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बस ये दो ली चैटल के बारे में आपको जानना है और बताना है, बस, और कुछ खास नहीं है। और जब भी आपको कभी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में आपको लगे तो हमेशा शुगर और वाटर याद रखो, इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर डज नॉट have any significant effect on solubility of solids in liquids. It is because solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by change in pressure. अब देखो कितना अच्छा ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखे और कहते हैं कि प्रेशर का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इससे अच्छा आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने को कि कुछ हेडिंग लिखो और बोलो कि इसमें कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने ये किया है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, गैस, मतलब मान के चलो इस कमरे में जितना गैस है उसको कंप्रेस करके हम अपने एक छोटे से एरिया में भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे होते हैं, मान लो इसको कंप्रेस करके हम इतने में भी कर सकते हैं, ठीक है, इतने पूरे चीज को कंप्रेस करके हम इतने में भी कर सकते हैं। पर लिक्विड और खासकर सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं होता, सॉलिड्स के बीच में जगह ही नहीं होता, उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से वो सॉलिड है, तो उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड्स के साथ भी ऐसा है, लिक्विड के साथ बॉन्डिंग उनकी थोड़ी कम है,
बट इतने जगह खाली नहीं होता। लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, एक बोतल पानी को आप एक चम्मच में नहीं कर सकते हो, तो ये दोनों चीजें कंप्रेस नहीं होती। अब ये कंप्रेस नहीं होती तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इसलिए काफी कम है, ठीक है। अब अगर देखें नेक्स्ट टॉपिक, तो मैंने दो चीजों पे आपसे बात करी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कुछ खास था नहीं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जो था, जो आपको बताना था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। लेट मी चेक, अगर हाफ एन आवर हो गया होगा तो मैं स्टॉप कर दूंगा। नो इट्स 25:56, ओके। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड हमें अगर देखना है, ठीक है, तो इसके लिए बड़ा आपके मन में अगर एग्जांपल सोचना है तो इसीलिए मैंने बहुत पहले रिवर वाला चीज आपको बता दिया था कि मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, बहुत सारे गैसेस डिसॉल्व होते हैं वाटर में। ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली इन स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है वाटर में। फिर भी आप सोचो एक्वाटिक लाइफ कितनी है। इट इज दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन व्हिच सस्टेन्स इन एक्वाटिक लाइफ। अब देखिए यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि यही कारण है जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ, यानी कि समुद्र के अंदर, गंगा के अंदर जितने भी जानवर जिंदा है वो इसी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन डिसॉल्व है, उनको ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। HCl को वाटर में डालो वो भी बहुत अच्छा सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेजुअली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। और कोई ये भी ना सोचे कि काफी बोरिंग है यार, आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। आप अगर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं ना तो जेईई मेंस तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। और अभी भी आप अगर सर्च करोगे ना इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट बुक फॉर आईआईटी जेईई मेन एडवांस तक के लिए भी आपको एनसीईआरटी ही लिख के मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सफिशिएंट होता है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए चीजें करनी चाहिए, पर एनसीईआरटी में सब कुछ सफिशिएंट होता है, ठीक है। सॉरी, वो नोटिफिकेशन आ गया था स्टोरेज का कि स्टोरेज इश्यू हो रहा है, बहुत कम है, ओके। तो अब इसमें हमको देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ ये गैस इन लिक्विड। तो HCl गैस है वो भी वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन है वो भी वाटर में डिसॉल्व होता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे दोनों अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। जो हम पीछे देखे थे ना उसमें क्या था, अब यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी, अब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कर रहे हैं। पिछली बार क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अभी हम गैस पे चले गए, ठीक है। तब हम जब गैस पे आ गए तो HCl गैस है वो भी वाटर में बहुत अच्छे से मिक्स होता है, ऑक्सीजन है ये भी बहुत अच्छे से मिक्स होता है। तो इन्हीं के ऊपर ये एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा सा डायग्राम बना के कुछ बताया है, मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा, पर बहुत जल्दी दिखाऊंगा, बहुत जल्दी। ऐसे ले लिया है, W वेट ले लिया है और गैसेस ले लिए हैं, जो कि ऑब्वियस था। अब दूसरा इन्होंने बनाया है, इन्होंने ये दिखाया है कि ये पिस्टन है, ओके, ये पिस्टन है कि एक पिस्टन है, लिक्विड है जिसके अंदर गैसेस हैं, उसके ऊपर W वेट रख देंगे तो वो उसके अंदर सॉल्युबल है, ठीक है। बट हमने जब वेट बढ़ा दिया, यानी कि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया, किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, तो जो सॉल्युबिलिटी था गैसेस का वो और इंक्रीज कर गया। ये हमारे हेनरी जी ने किया था, सबसे पहले हेनरी जी ने बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो हेनरी जी ये अपने साथ टाइटल लेके आए हैं और आप हेनरीज लॉ भी पढ़ोगे, ठीक है। तो हेनरी जी का पहले लॉ लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। द सॉल्युबिलिटी, ये तीन स्टेटमेंट ये लगभग इनसे घुमा फिरा के आया, वो तीनों लिख देते हैं। ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली proportional, is directly proportional to the pressure of the gas। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने
ये स्टेटमेंट दिया है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, अब ये जो डायग्राम मैंने पहले बनाया था उससे दिखा रहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज करके जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया पिस्टन पे, तो इन्होंने ये जब वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, कोई भी गैस कितना सॉल्युबल होगा लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी डिपेंड करेगी किसके, टू द प्रेशर ऑफ द गैस, उन गैसेस के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, ये एकदम डाल्टन भी ऐसे ही कुछ कहते हैं, पर ये कॉन्टेम्पररी में हेनरी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब इन्होंने ये बात कह दिया तो सबको ऐसा दिखा कि यहां से देखा इट कैन बी देन मोल फ्रैक्शन, और दूसरा स्टेटमेंट सुनो इनका, जब ये आया तो यहां से ये बात आई मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सबको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं ऐसे एकदम सेम इसी स्टेटमेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन बोल देते हैं या लिक्विड बोल देते हैं, इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, इन द सॉल्यूशन। अब जब यहां पे आप देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस यानी गैस कितना सॉल्युबल हुआ है, गैस कितना सॉल्युबल हुआ है लिक्विड में, एक काइंड ऑफ ऐसी चीज है जिसको हम मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस भी बोल सकते हैं इन अ सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का निकाल दो तो वो भी सही एक ही बात है, सॉल्युबिलिटी कितना गैस मिक्स हुआ है ये आप फाइंड करने का एक तरीका है, उसी को फाइंड करने का दूसरा तरीका मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन में क्या चेंजेस आए हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब वहां पे जो प्रेशर ऑफ द गैस था, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस, अब यहां पे क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यहां पे अब पार्शियल प्रेशर इसलिए टर्म जुड़ गया क्योंकि प्रेशर सिर्फ गैस का नहीं होगा, प्रेशर आपके लिक्विड का भी होगा, हर चीज का होगा, बट अब बोल दिया मोल फ्रैक्शन, अगर हम एक जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सिर्फ गैस का बात करें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, अब इसके बाद जब इन्होंने ये दे दिया, हाँ ये हमको लग रहा था कि गैस ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है, अब थोड़ा ऊपर रब करना होगा ताकि मेन लॉ तक आ सके। जब ये सारा चीज हो गया तो इसी स्टेटमेंट को लोगों ने लॉ में चेंज कर दिया। ठीक है, कि अब अभी तक हम सिर्फ सॉल्यूशन तक जाते हैं, सॉल्यूशन तक अब सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा हुआ कि ये सबसे ऊपर आ रहा है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है स्टेटमेंट, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल, क्योंकि आप प्रेशर पे चीजें दे रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ऑफ द गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, मान लो P, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज में जो भी पार्शियल प्रेशर होगा गैस का इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यही होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इन द सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, किसी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, सबसे पहला ये स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट आया मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन, जो इसी की तरह था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। जब ये आ गया तो थर्ड इसी को रिवर्स करके है, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज एक टर्म आया, लाइक आप ऐसे सोचो कि आप पिस्टन लगा के किसी चीज को रोके हुए, उसमें एक जगह पे गैसेस हैं और उसके नीचे लिक्विड है, तो जो गैसेस हैं वो लिक्विड में भी मिक्स है और ऊपर भी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हो, रिवर के आप 1 मीटर ऊपर तक आओ तो उसके ऊपर गैसेस हैं, रिवर के ठीक नीचे वाटर में भी गैसेस हैं, पर ये गैसेस दोनों जगह है ना। अब आप सोचो कि एक बहुत बड़ा सा एक अच्छा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ
एग्जाम्पल लेते हैं कि आप भगोना, आप समझते हो कि कंटेनर बोलते हैं, वेसल बोलते हैं, वेसल लेते हैं, आप उसमें वाटर को गर्म कर रहे हो ऊपर ढक्कन लगा के, तो वाटर भी वेपर के फॉर्म में जा रहा है, ऊपर ऑक्सीजन भी है और वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है वहां भी। तो यहाँ पे जो गैसेस हैं वो दो जगह पे है, एक वाटर में एक वेपर में, दो जगह है ना, एक वाटर में है वाटर के लेवल के नीचे, एक वाटर के ऊपर गैसेस में भी है जो वेपर वाटर वेपर है। तो यहाँ पे हम जो ऊपर है उनकी बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जो भी पार्शियल प्रेशर होगा गैस का इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अब इन्होंने जब ये दो चीज ऑब्जर्व की थी तो इन्होंने तीसरा स्टेटमेंट बहुत तगड़ा दे दिया था, इन्होंने को रिलेट कर दिया वाटर के जो नीचे का है गैसेस और जो ऊपर का है गैसेस, इन दोनों को कोरिलेट कर दिया। कैसे? पार्शियल प्रेशर तो गैस, जो वेपर फेज में जो भी प्रेशर आएगा गैस का, क्योंकि पिस्टन अगर है और गैस आके उसको ढकेल रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है वाटर वेपर भी हो, पर जो गैसेस के पार्शियल प्रेशर होंगे ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, यानी जो भगोना में नीचे है उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। अब एक बार और आपको वेसल से समझा दे रहे हैं ताकि आप समझ सके। जो भी पार्शियल प्रेशर, जो आप उसको समझो ढक्कन लगा के बर्न कर रहे हो, जो भी पार्शियल प्रेशर ऊपर की गैसेस का होगा जो वेपर फेज में है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो नीचे। और ये चीज कैसे हुआ? तो सोचो, अगर नीचे का मोल फ्रैक्शन यानी नीचे वाटर में बहुत सारे ऑक्सीजन है, आप हीट करो तो ऑक्सीजन भी तो ऊपर आएंगे, तो ऊपर भी चेंज होगा ऑक्सीजन का कंटेंट, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, P is directly proportional to X। ये दोनों क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। अब सबको पता है कि जब भी हम ये कांस्टेंट को हटाते हैं तो P is equal to KH into X, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस से एक आगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH, और KH क्या होंगे? KH होंगे जो साइंटिस्ट है उनके नाम पे, KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। ये हेनरी अंकल बोलिए, हेनरी चाचू बोलिए, हेनरी जो बोलिए, उनके ऊपर है। तो यहां तक हम पहुंच गए हेनरी तक। अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन होंगे, ढेर सारे थॉट्स होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इसको देखें, अब टाइम टेबल के हिसाब से सब कुछ देखें। अब आपको हर दूसरे दिन में एक वीडियो मिल जाएगा, हर एक वीडियो मिल जाएगा। आप लोग देखें, लर्न करें, सीखें, कमेंट्स में बताएं। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं बनता, लास्ट तक कोई वीडियो से देखता नहीं है, तो मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये कर रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी एक क्वेश्चन, लाइक ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, आपको कुछ भी जिंदगी में एक क्वेश्चन हो, वो हम जब सेशन खत्म होगा तो उसको आंसर करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा क्वेश्चन। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते लाइक ऐसे पूछ देते कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। अगर क्वेश्चन जवाब देने लायक हुआ तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ बताएं। थैंक यू।